हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखो, कल हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आर्कियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। आज हम आर्कियोलॉजी की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आर्कियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, अगर हम इस विषय में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसका दरवाज़ा जो है वो इसकी डिफिनीशन बन सकता है। और इसके हम हर एक पहलू को समझने से पहले, विस्तार में पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि पुरातत्व है क्या आखिर? पुरातत्व की परिभाषा क्या है? किन-किन विद्वानों ने पुरातत्व की कौन-कौन सी परिभाषाएँ दी हैं? जो बड़े-बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आखिर वो करते क्या हैं पुरातत्व के अंदर? तो अगर जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तो इस एक विषय के रूप में हमारी जो समझ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी आर्कियोलॉजी के प्रति। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजी की परिभाषा, ये हम चैप्टर 1 है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर 1 का ये लेक्चर 1 है, टॉपिक 1 है। हिंदी में पुरातत्व और अंग्रेजी जो इसका पर्यायवाची होता है वो होता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब जो है आर्कियोलॉजी तो अंग्रेजी में है, लेकिन आर्कियोलॉजी को भी अगर हम तोड़ें तो ये जो इसकी आर्कियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है आर्कियोस और दूसरे का मतलब होता है लोगोस। अगर हम आर्कियोस का मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब होता है पुरातन और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान। तो जब दोनों शब्दों को हम मिला देंगे तो आर्कियोलॉजी का जो मुख्य मतलब निकलेगा वो निकलेगा कि पुरातन ज्ञान। तो अर्थात कि आर्कियोलॉजी में जो पुरातन ज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिल करके इस पुरातन ज्ञान का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी आपके मन में ऐसा सवाल ज़रूर आया होगा कि जैसे हर एक विषय की एक उत्पत्ति होती है, वैसे आर्कियोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है? किन परिस्थितियों में हुई होगी? किस देश में हुई होगी? और ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो आपके मन में आ सकते हैं। तो देखो, आर्कियोलॉजी की जो उत्पत्ति है, वो एक विषय के रूप में सर्वप्रथम नहीं हुई थी। वो एक क्रांति या एक चेतना या एक अपनी पहचान को उजागर करने के लिए आर्कियोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी। कैसे समझते हैं इसको? देखो, इसकी जो शुरुआत होती है वो यूनान और रोम में अतीत की खोज से होती है। अब मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखना मेंशन किया है, लेकिन अब इसको समझते हैं हम कैसे। देखो, यूनान और रोम में जब कई सारे सांस्कृतिक और राजनैतिक बदलाव हुए, जब वहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है नवजागरण का काल आया, नवजागरण जिसको रेनेसा भी कहा जाता है। तो इस नवजागरण के काल में, इस रेनेसा में क्या हुआ कि लोगों को अपनी पहचान, अपनी प्रसिद्धि, अपनी विरासत को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे और हमने किन-किन चीज़ों का निर्माण किया, हमने तकनीकी प्रगति में क्या किया। जब इन सब चीज़ों की जानने की इच्छा हुई तो यूनान और रोम में अतीत को जानने की चाहत जो है वो बढ़ने लगी। यूनान और रोम, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैप है ये इधर आपका मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन सी से जो लगा हुआ इटली और आज का इटली वगैरह और ग्रीस वगैरह का जो क्षेत्र है, ये बेसिकली यूनान और रोम का क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वैसे तो पूर्वी और पश्चिमी यूनान दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन जो है हम बेसिकली इटली और इसके आसपास के क्षेत्र को ही हम यूनान के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण का जब काल आया तो मैंने बताया कि लोगों में सांस्कृतिक चेतना जागी, लोगों में नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो गई थी। ये जब यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल चलता रहा, तो एक प्रकार से बहुत सारे समाज में ऐसे सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन हुए जिनकी वजह से लोगों में अपने अतीत के प्रति जो है वो रुझान बढ़ता गया। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी अतीत की जो पुरातन वस्तुएँ थी या फिर जो भी अतीत से संबंधित पुरावशेष मिले, उनको उन्होंने सँभाल कर रखना और उनका स्टडी और उनका शोध करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यूनान और रोम में जो पुनर्जागरण काल हुआ, उसमें जो है आर्कियोलॉजी का एकदम शुरुआती जैसे जन्म होता है, उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये सब परिणाम था सिर्फ़ और सिर्फ़ पुनर्जागरण काल का। अगर पुनर्जागरण काल नहीं आता तो शायद जो है लोगों के अंदर अपने अतीत को जानने की इतनी इच्छा नहीं होती या फिर उतने सारे अनुसंधान, रिसर्च नहीं हुए होते। ठीक है? अब आ जाते हैं, फिर जब पुनर्जागरण काल की समापन बेला थी और 18वीं शताब्दी का मतलब 1701 से लेकर के, ठीक है, जब शुरुआत होती है 1700 की, तो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज होती है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी पुरानी वस्तुएँ मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से अ अ, 1921 में जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है। 1922 में मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की खोज होती है। तो एक विशाल जो सभ्यता है वो प्रकाश में आ जाती है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में पनपी थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो लगातार जो ये नई-नई खोजें थी और ये जो पुनर्जागरण का काल था, तो इन्होंने क्या किया कि एक पुरातत्व के विषय के रूप में नहीं, लेकिन एक अपनी विरासत, अपने अतीत को जानने की, खोजने की चेष्टा के रूप में जो है इस पुरातत्व
विषय की शुरुआत होती है। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब विभिन्न विद्वानों ने पुरातत्व की जो परिभाषाएँ दी हैं, हम उनको जान लेते हैं। एक विद्वान हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट प्लस साइंटिस्ट भी थे, ये गार्डन चाइल्ड थे। इन्होंने कहा कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के कलापों का अध्ययन ही पुरातत्व है। मतलब देखिए, जब भी हम अ, आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आर्कियोलॉजी में कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता है कि बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्य मिल गए। जी नहीं, आर्कियोलॉजी में बेसिकली जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या कि पत्थर के अवशेष मिल गए, हड्डियों के अवशेष मिल गए, इस प्रकार से कई सारे अवशेष मिलते हैं। तो जब हम इन अवशेषों को ज़मीन के नीचे से खोद के और अलग-अलग कल्चर, मटेरियल कल्चर मिलता है। जैसे मान लो मटेरियल कल्चर को ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लो ये जो है, ये एक लेयर है, ठीक है? यहाँ पे इसमें कई सारे बिट्स हैं। तो यहाँ से कुछ अलग तरह के अवशेष मिले, यहाँ से कुछ अलग तरह के अवशेष मिले, यहाँ से कुछ अलग तरह के, यहाँ से कुछ अलग तरह के अवशेष। तो इन जो 4 बिट्स में अलग-अलग अवशेष मिले हैं, इन्हीं को हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। मतलब यहाँ पे 4 तरह की सभ्यताएँ प्रकाश में रही होंगी। ठीक है? तो ख़ैर इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम ये पढ़ लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या-क्या परिभाषाएँ दी हैं। तो गार्डन चाइल्ड महोदय जो कि वेल्स के थे, इन्होंने कहा कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है। इसी प्रकार से ग्राहम क्लार्क महोदय ने कहा कि मानव इतिहास की रचना के लिए पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में हम पुरातत्व को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ग्लिन डेनियल जो है, ये वेल्स के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पुरातत्व को 2 अर्थों में परिभाषित करने की कोशिश की है। एक अर्थ है कि मानव अतीत के भौतिक अवशेषों के अध्ययन के माध्यम से, दूसरा इन्होंने मानव के प्रागैतिहासिक काल संबंधी पुरावशेषों के संबंध में कहा। तो मानो लगभग-लगभग सारे विद्वान जो है लगभग एक ही बात कर रहे हैं, बस कुछ बदले हुए शब्दों के साथ कह रहे हैं, कहने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में क्या माना जाता था कि मानव मानव के द्वारा प्रयोग की गई जो भी वस्तुएँ हैं, प्राचीन वस्तुएँ हैं, जो कि हम प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि उस समय प्री हिस्ट्री में जब भी प्री हिस्ट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य जो है, वो हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस ऐसा जितना भी काल है जिसमें लाखों सालों का जो काल है, उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक अवशेष ही उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे काल को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। ठीक है? अब लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे बदली समय के साथ-साथ। तो पहले तो माना जाता था कि मानव के जो भौतिक अवशेष हैं, उन्हीं का अध्ययन ये पुरातत्व होता है। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदली, तो उसमें क्या आया, एक दूसरी चीज़ निकल के आई। ये निकल के आया कि देखो, मानव के तो जो अवशेष होते हैं, हम उनको भी तो इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ़ मानव ने जो वस्तुएँ यूज़ की हैं, हम उन्हीं को पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। मानव के द्वारा यूज़ की गई जो वस्तुएँ हैं, प्लस जो है मानव का जो कंकाल है, और जो जीव-जंतुओं के कंकाल हैं, और इसके अलावा जो वनस्पतियों की अवशेष हैं, फॉसिल्स हैं, उनको भी तो हम शामिल करेंगे। डेनियल ने एक अन्य परिभाषा भी दी। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि लिपि के ज्ञान के पहले का भी जो काल है, उसको हम पुरातत्व में अध्ययन करते हैं। ठीक है? लेकिन अब हम लिपि की भी चर्चा कर लें, तो लिपि में जो प्राचीनतम लेखन कला मिली है, वो 3000 साल पहले जो सुमेरिया की सभ्यता थी, उसमें हमें प्राचीनतम लेखन कला सामने आती है। लेकिन जो है 20वीं शताब्दी में पुरातत्व की परिभाषा में कुछ परिवर्तन भी आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ पे क्षेत्र हैं जहाँ पे लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ऐसे कुछ क्षेत्रों में लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो जहाँ लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, या बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, वैसे भी प्राचीन काल में बहुत कम ही लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो वो क्या करते थे, भौतिक तरीके से ही काम चलाते थे, और वो किसी प्रकार का लिखित अवशेष नहीं रखते थे अपने पास। तो उस काल को भी हम पुरातत्व के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो प्री हिस्ट्री का ही काल माना जाएगा। साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सारी लिपियाँ मिली हैं जिनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के लिए सैंधव सभ्यता की लिपि का मान लेते हैं। सैंधव सभ्यता की जो लिपि है, उसको हमने खोज तो लिया, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिपि आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि उसको पढ़ना कैसे है। तो अब इस काल में तो लिपि का विकास हो चुका है, लेकिन तब भी हम इसको प्री हिस्ट्री और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखते हैं, क्योंकि आज भी हमको इस काल को समझने के लिए भौतिक अवशेषों का ही माध्यम लेना पड़ता है। जैसे कि वहाँ से मिले मृदभांड हो गए, सीपियाँ हो गई, मनके हो गए, और जो मोहरें हो गईं, मूर्तियाँ हो गई। तो इस प्रकार से हम पुरातत्व में इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। 20वीं शताब्दी में थोड़ा-सा पुरातत्व की परिभाषा में परिवर्तन आया कि ऐसा है, जो प्राचीन वस्तुएँ हैं, मानव ने उनका उपयोग किया है, सिर्फ़ हम उन्हीं को शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा उस समय का जो क्लाइमेट हो गया, और उस समय जो है जो वहाँ से पूरा अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जानवरों के मिले हैं, वनस्पतियों के मिले हैं, तो हम उनका भी अध्ययन धीरे-धीरे इसमें शामिल करेंगे। अगर हम ऊपर के पूरे आख्यान को जो विवेचना की गई है, उसका अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो पुरातत्व से क्या तात्पर्य हो सकता है? अगर हम इसकी एक डिफ़ाइन परिभाषा, एक निश्चित परिभाषा, वैसे तो
कोई भी परिभाषा पूर्णतः निश्चित नहीं होती है, लेकिन तब भी हम मान लेते हैं कि अपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे हम एक परिभाषा इसकी बनाने की कोशिश करें, तो हम वो परिभाषा ये बनाना चाहेंगे कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम और पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनिश्चित देशकाल के संदर्भ में भौतिक पुरावशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। अब हम इस परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरा अवशेष जो है 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में आज एक स्वतंत्र विषय का रूप ले चुका है, जिसकी शुरुआत जो है पुनर्जागरण और पुरानी वस्तुएं इकट्ठा करने से, अपनी सभ्यता को जानने से हुई थी, वो आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। अब इसमें क्या होता है, एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो यहाँ पे ये ए नाम की एक साइट है। अब ए नाम की एक साइट पे खुदाई हुई, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बेड 1 हो गया, ये बेड 2 हो गया, ये बेड 3 हो गया। अब इन बेड्स में जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे प्राचीन होगा, और जो सबसे ऊपर वाला बेड होगा वो सबसे नवीन होगा। तो मतलब जब नीचे वाले अवशेषों की हम शोध करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे, तो हमें पाएंगे कि बेड 1 और बेड 2 काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो यही एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम होता है। ठीक है। पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि उस समय के मनुष्य ने अपने पर्यावरण से या अपनी ज्योग्राफी से किस प्रकार से रिएक्ट किया, और उसने क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाए, जैसे कि हिमयुग आया, फिर गर्म जलवायु आई। ठीक है। तो वैसे वैसे मानव के शरीर में, मानव के क्रियाकलापों में, मानव के आवास में भी परिवर्तन आते गए। तो निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम एवं पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनिश्चित देशकाल का मतलब होता है कि यहाँ पे एक प्लेस की बात की जा रही है। ठीक है। और संदर्भ में भौतिक पुरावशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे देशकाल प्लस टाइम, इन दोनों के संदर्भ में जो भी ऐतिहासिक कालक्रम है और जो कि पारिस्थितिकी मैंने बताया, से जो प्राप्त भौतिक पुरावशेष होते हैं, उसके आधार पर मानव का जो सांस्कृतिक आचरण है, मानव का जो समाज है, जो लाखों करोड़ों सालों की ये विकास की जो प्रक्रिया है, उसको हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने उपरोक्त विवेचन में सीखा कि पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुरातत्व शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई आर्कियोलॉजी शब्द की, और उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और इस प्रकार से हमने सीखा कि क्या क्या चीज़ें बदलाव आए। ठीक। और लास्ट में हमने सीखा कि जो बड़े बड़े पुरातत्वविद हैं उन्होंने इनकी क्या परिभाषा दी है। तो आप किसी एक परिभाषा को याद कर सकते हैं। और अंतिम में हमने सीखा कि पुरातत्व की जो अंतिम परिभाषा है, वैसे अंतिम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन हम अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ने के लिए इस परिभाषा को हम अपने याद कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।